अब अगर हम आयोटिक एनोरिज्म की तरफ आते हैं, ठीक है, तो आयोटिक एनोरिज्म कहते हैं जब आपके पास लोकलाइज, अपने पास डेफिनेशन लिख के, लोकलाइज बल्जिंग हो जाती है एट मेडियास्टिनल लेवल, ठीक है, मेडियास्टिनल लेवल इन अयोटा। अयोटा में जब भी लोकलाइज बल्जिंग होगी मेडियास्टिनल लेवल पे, उसको हम क्या कहते हैं, अयोटिक एनोरिज्म, ठीक है। अब अयोटा की अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो स्टार्ट होता है अयोटिक रूट से, जो बिल्कुल हार्ट पे होता है, ठीक है। अयोटिक रूट लीड करता है टू द असेंडिंग अयोटा, देन आर्क ऑफ अयोटा, एंड देन हमारे पास है डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एनाटॉमी को पहले देख लेना, तो हम कहते हैं कि जो असेंडिंग अयोटा है वो कंटिन्यू होता है विद द सुपीरियर मेडियास्टिनल बॉर्डर, और वो भी राइट साइड पे, ठीक है। अगर हम कहें तो ये सुपीरियर मेडियास्टिनम है आपके पास, यहाँ पे हार्ट होता है मिडिल मेडियास्टिनम में। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे आपके पास आर्च ऑफ अयोटा इस तरह जो है कंटिन्यू करती है। अब आर्च ऑफ अयोटा, अब असेंडिंग अयोटा जो है ना, वो सुपीरियर मेडियास्टिनम की जो बॉर्डर है ना, राइट बॉर्डर है, राइट साइड पे जो बॉर्डर है उसके साथ ये कंटिन्यू होती है। तो जब भी आप चेस्ट एक्सरे को डायग्नोज करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, तो आप क्या करते हो, राइट सुपीरियर मेडियास्टिनल बॉर्डर को फोकस्ड रखते हो, ठीक है। किस चीज के लिए, कि हम देख सके कि कहीं असेंडिंग अयोटा में एनोरिज्म तो नहीं हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक असेंडिंग अयोटा है ना, असेंडिंग अयोटा है, उसमें डायलिटेशन हमें नजर आ गई, ठीक है, हमें डायलिटेशन स्वेलिंग सी नजर आ गई। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, और वो डायलिटेशन हमारे पास राइट सुपीरियर मेडियास्टिनल बॉर्डर पे नजर आ गई। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, काजेज हो सकते हैं, वो एनोरिज्म भी होगा, एनोरिज्म भी हो सकता है, ठीक है, अयोर्टिक रीगर्गिटेशन भी हो सकती है। व्हाट इज अयोर्टिक रीगर्गिटेशन? हम कहते हैं कि अयोर्टिक रीगर्गिटेशन में फॉर एग्जांपल अयोटा सारी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर वही ब्लड जो है वो अयोटा की तरफ वापस आ रहा है तो उधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से डायलिटेशन हो रही है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर अयोर्टिक स्टिनोसिस है, तो स्टिनोसिस की वजह से भी ब्लड आगे नहीं जा रहा और प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डायलिटेशन हो सकता है। फोर्थ नंबर है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज हो रही है एंड इन रिटर्न ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से डायलिटेशन पॉसिबल हो सकती है। तो डायलिटेशन के हमारे पास 4-5 रीजन हो सकते हैं। अब अगर यही डायलिटेशन, अगर हम इसको बल्जिंग कहते हैं या डायलिटेशन ही की बात है, ये हमने सुपीरियर मेडियास्टिनल बॉर्डर पे देख लिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। अगर कोई एक्सपर्ट टेक्नीशियन है ना या टेक्नोलॉजिस्ट है और वो आता है, तो यहाँ पे इसने सुपीरियर मेडियास्टिनल, राइट सुपीरियर मेडियास्टिनल बॉर्डर पे बल्जिंग को नोट कर लिया, ठीक है। यही बल्जिंग आपके पास नॉर्मल भी हो सकती है और यही बल्जिंग आपके पास एबनॉर्मल भी हो सकती है। अब नॉर्मल क्यों होगी? क्योंकि ये बल्जिंग जो है ना अक्सर आती है फ्रॉम द एज, ठीक है। जैसी एज ज्यादा होती है तो अयोटिक अनफोल्डिंग होती है, ये हमने बिल्कुल इस चैप्टर के फर्स्ट में पढ़ा था। अयोटिक अनफोल्डिंग होती है जिसकी वजह से वो इन द फॉर्म ऑफ बल्जिंग आपको नजर आएगी। अब एबनॉर्मल क्यों दिख सकती है? एबनॉर्मल इसलिए दिख सकती है क्योंकि वहां पे एनोरिज्म हो सकता है, ठीक है, या दूसरे पैथोलॉजीज हो सकते हैं। अब इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? वैसे तो हम चेस्ट एक्सरे पे इसको डायग्नोज नहीं कर सकते, हम जाते हैं सीटी पे, ठीक है, और एमआर पे फर्दर एवेल्युएशन के लिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई एक्सपर्ट टेक्नोलॉजिस्ट है तो वो क्या करता है कि वो नोट करता है उस बल्जिंग के बॉर्डर्स को। अगर वो बल्जिंग के बॉर्डर्स हमारे पास स्मूथ है, ठीक है, तो वो अयोटिक अनफोल्डिंग की वजह से हुई है और वो एज के साथ हुई है, ठीक है, वो नॉर्मल बल्जिंग है, वो नॉर्मली भी हो सकती है। लेकिन अगर वो एबनॉर्मल है तो यही जो है ना बल्जिंग, ये इरेगुलर होगी प्लस लार्ज होगी देन द अयोटिक अनफोल्डिंग की वजह से जो होती है, ठीक है। तो एक्सपर्ट इसको चेस्ट एक्सरे पर डायग्नोस कर सकता है, वरना हम इसकी फर्दर एवेल्युएशन के लिए सीटी मोडेलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सारा असेंडिंग अयोटा के हवाले से। अब अगर हम डिसेंडिंग अयोटा की बात करते हैं ना,
डिसेंडिंग अयोर्टा। तो डिसेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म। अब डिसेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म की अगर हम काजेस पे चले जाएं, ठीक है, तो इसके 3 मेन काजेस हो सकते हैं। एक एथिरोमा हो सकता है, ठीक है, सेकंड नंबर जो है ना अयोर्टिक डाइसेक्शन हो सकता है, एंड थर्ड नंबर कोई ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। अब इधर देखें, एथिरोमा कैसे कहते हैं, जब भी एथिरोमा होगा, एथिरोमा कहते हैं कि जब आपके पास डिब्रिस कलेक्शन हो जाती है इन द अयोर्टिक इनर वॉल, ठीक है, डिब्रिस कलेक्शन हो जाती है इन अयोर्टिक वॉल, ठीक है, अयोर्टिक इनर वॉल में। अब जब इनर वॉल में कलेक्शन होगी तो वो कैल्सीफाई हो सकता है, ठीक है, तो जब वो कैल्सीफाई होगा तो इन द फॉर्म ऑफ कैल्सिफिकेशन वो आपको चेस्ट एक्सरे पे दिख सकता है। और इस कंडीशन को फिर जब वो कैल्सीफाई हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एथिरोमेटस एनोरिज्म, ठीक है, एथिरोमा की वजह से एनोरिज्म हुआ है। समझ आ गई? एथिरोमा किसे कहते हैं, जब हमारे पास डिब्रिस कलेक्शन हो जाती है इन द अयोर्टिक इनर वॉल, वो कैल्सीफाई हो जाता है, एथिरोमेटस एनोरिज्म कहलाता है, ठीक है। दूसरा, जब अयोर्टिक डाइसेक्शन होता है, व्हाट इज अयोर्टिक डाइसेक्शन, जब आपके पास जो इनर लेयर ऑफ अयोर्टा है, इनर लेयर ऑफ अयोर्टा या किसी भी वेसल का कौन सा है, इंटिमल लेयर है ना, इंटिमल लेयर जो है ना वो टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास बल्जिंग हो जाती है या एनोरिज्म काज हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अयोर्टिक एनोरिज्म। जब इनर लेयर ऑफ द अयोर्टा इंटिमल लेयर टेयर हो जाता है, सारा का सारा ब्लड जो है वो दूसरे लेयर्स में चला जाता है, तो वो हम इस कंडीशन को बोलते हैं अयोर्टिक डाइसेक्शन, जिसकी वजह से एनोरिज्म काज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए काजेज ऑफ डिसेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म। अब इसकी अगर हम बेसिक डायग्नोसिस करते हैं ना, दोनों की, अयोर्टिक और उसकी जो डिसेंडिंग प्लस एसेंडिंग, दोनों की अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम सीटी यूज करते हैं, एमआरआई यूज करते हैं और इकोकार्डियोग्राफी यूज करते हैं, कार्डियोग्राफी यूज करते हैं। अब इकोकार्डियोग्राफी जब आप यूज करते हो ना, तो आप सिर्फ डाइसेक्शन ऑफ अयोर्टिक रूट देख सकते हो इकोकार्डियोग्राफी पे, नोट करनी है अपनी बात ये, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी पे आप अयोर्टिक रूट की डाइसेक्शन को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर अयोर्टिक रूट से डिस्टली या डिसेंडिंग अयोर्टा में कोई भी डाइसेक्शन है, उसको हमेशा आप ट्रांस इसोफिजियल इको पे, इकोकार्डियोग्राफी पे देख सकते हो। व्हाट इज मीन बाय ट्रांस इसोफिजियल इकोकार्डियोग्राफी, ये ऐसे हमारे पास एक ट्यूब होता है जिसके साथ अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, वही इकोकार्डियोग्राफी है। अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, साथ में हमारे पास एक कैमरा होता है कनेक्टेड, ठीक है, इसको हम एसोफेगस में एंटर करते हैं, ठीक है, और हम वहां पे डाइसेक्शन इन द डिसेंडिंग अयोर्टा और डिस्टल टू द अयोर्टिक रूट देख सकते हैं, ठीक है। तो इकोकार्डियोग्राफी की अपनी जो है ना वो स्पेशलिटी है और ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी की अपनी हमारे पास इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब अगर इन दोनों की हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, ट्रीटमेंट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म, ठीक है। अब अगर हम असेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं, हमेशा याद रखें, ठीक है, सर्जिकली इसको ट्रीट किया जाता है। जबकि डिसेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म को अगर हम देखें तो इसके लिए हम एंडोवस्कुलर जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय एंडोवस्कुलर, मतलब इसके लिए हम एंडोवस्कुलर रिपेयर जैसे इन्वेसिव प्रोसीजर पे, ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, इस पे हम जाते हैं जब हमारे पास डिसेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म होगा, ठीक है, ये हम सर्जरी में पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास हो गया अयोर्टिक एनोरिज्म के हवाले से। इसमें आपने बेसिक कॉजेज याद रखनी है कि अयोर्टिक असेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म के कौन से कॉजेज है एंड डिसेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म के कौन से कॉजेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ऑन द नीमो मेडियास्टिनम। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।